हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। एक बार फिर से हम डाउन टू अर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली ही ये एनालिसिस इस मैगज़ीन का हमने शुरू किया है और पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि यूपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम्स, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए ये मैगज़ीन किस किस फील्ड में यूज़फुल हो सकती है, किन किन सब्जेक्ट्स को लेकर। आज ये पार्ट 2 है इस मैगज़ीन का। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था 1 टू 15 अक्टूबर 2021 का जो मैगज़ीन था, 1 टू 15 का ही इसको आज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। देन विल मूव टू अक्टूबर की 2 पार्ट्स लाएंगे जो बची हुई मैगज़ीन है। तो हर मंथ आप कह लीजिए डाउन टू अर्थ के 4 पार्ट्स जो हैं वीडियो के हम एनालिसिस के लाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी होली डिस्काउंट भी चल रहा है 21 तक। यहाँ पे आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33 फॉर ऑल कोर्सेज ऑन स्टडी IQ। जब भी आपको कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो थे 1 टू 15 अक्टूबर की डाउन टू अर्थ के, वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए। दैट वाज अ लेंथी वीडियो लेक्चर था अराउंड 40 मिनट्स का। उसमें हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने की कोशिश किए थे, हाफ ऑफ देम। अब कुछ आर्टिकल्स जो बचे थे, टुडे आई विल डिस्कस देम इन दिस लेक्चर। अब पहला आर्टिकल जो मैंने इसमें लिया है वो है केरला पैराडॉक्स। अब देखिए, एक तो ये अक्टूबर का है हमारा जो मैगजीन है, तो डेटा भी अक्टूबर के हिसाब से होगा, तो उसी को लेकर हम यहाँ पे चलेंगे। बट यस, वी कैन टॉक अबाउट जैसे केरला पैराडॉक्स है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं किससे रिलेटेड बात हो रही है। कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है कि केरला मॉडल इनिशियली हम सब ने उसकी बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छे से केरला ने कोविड को संभाला, फर्स्ट वेव में अपनी 90% पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट जो सेकेंड वेव हमारी आई, स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट आया, वहाँ पे हमने केरला की बहुत बुरी हालत होते हुए भी देखी। तो हमने देखा कि केरला या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनफ मेजर्स नहीं ले पा रहा है कोरोना वायरस को दूर करने का, या फिर ये केरला का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि बहुत अच्छे से केसेस काउंट किए जा रहे हैं, सीक्वेंसिंग हो रही है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज केरला एक ऐसी स्टेट है जिसका हेल्थ, एजुकेशन, अगर आप देखेंगे जो पैरामीटर्स हैं, वो देश में सबसे टॉप मोस्ट हैं। और कंसिस्टेंटली अब हमको अक्टूबर में हमने देखा वहाँ पे हाई नंबर ऑफ केसेस हमको दिखे लास्ट, उससे पिछले 4 महीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, क्या रीजंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। इस आर्टिकल में भी इन्होंने यही चीज़ डिस्कस की हुई है। अब देखिए, लेटेस्ट नेशनल सीरो सर्वे भी हुआ ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, जून जुलाई 2021 में। और उन्होंने देखा कि केरला में बहुत कम लोगों के एंटीबॉडीज बने हैं, 44.6% लोगों के जिन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप की हैं अगेंस्ट द वायरस, और ये कंट्री में लोवेस्ट है। कोविड-19 का जीनोम सर्वेलेंस पोर्टल जो है, जिसको इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स चलाते हैं, डेटा लेते हैं, सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव्स देखते हैं स्टेट्स के कैसे हैं, उन्होंने ये भी बोला था अक्टूबर के टाइम, जिस टाइम में आर्टिकल आया, दैट केरला डज नॉट हैव अ न्यू वेरिएंट सो फार, कि ऐसा कोई नया वेरिएंट भी केरला में नहीं है। तो केरला की ऐसी सिचुएशन क्यों हुई, ये हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डाउन टू अर्थ में इन्होंने कैसे बताया। जैसे यहाँ पे केरला की बात की इन्होंने कि जब केसेस इंक्रीज हो रहे थे, तो अकेले केरला ही, आधे से ज़्यादा केसेस जो इंडिया में आ रहे थे वो सिर्फ केरला से आ रहे थे। स्ट्रेट 28 डेज के लिए, अक्टूबर 23 और सितंबर 19 के बीच में सबसे ज़्यादा केसेस केरला से आए। इसलिए हम केरला मॉडल को स्टडी करें कि जिस मॉडल की पहले इतनी तारीफ हुई, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, या तो भाई आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, हर केस को रिपोर्ट कर रहे हो, दैट इज़ वाई दिस थिंग वी कैन सी सर्ज इन केसेस, और सेकेंडली कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। इन्फेक्शियस स्प्रेड भी अगर आप देखेंगे इनका, तो यहाँ पे बीच में एक्चुअली 2 कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया। तो अदरवाइज अगर आप देखें यहाँ पे मार्च 15 और 22 के बीच में और मिड जून तक एकदम स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र आएगा इस ग्राफ में भी। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, कुछ पैराडॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे वर्ड पैराडॉक्स यूज़ किया गया है। पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो आपस में ही सेटल नहीं बैठती।
राइट? आपस में वो ठीक नहीं बैठती। तो यहाँ पे क्या, यानी दो बातें जो हमको इम्पॉसिबल लगें कि ये कैसे हो सकता है। एक तरफ तो आप बोल रहे कुछ और बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप अपनी ही बात काट रहे हो। तो सच अ स्टेटमेंट इज अ पैराडॉक्स। अब केरला ने अगर आप देखें, अब फर्स्ट वेव में 90% अपनी पॉपुलेशन को बचाया ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, बचाने के बाद उनको वल्नरेबल भी छोड़ दिया और ज़्यादा विरुलेंट वेरिएंट्स के। हो सकता है लोग ढीले पड़ गए हो, मास्क लगाना छोड़ दिया हो। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि डेथ रेट जो है, चाहे बहुत ज़्यादा केसेस भी केरला में आए, लेकिन डेथ रेट लोएस्ट है कंट्री में। चाहे हाई नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग विद कोमॉर्बिडिटीज़ आपको केरला में मिलेंगे। केरला ने कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर दिया था, जिस टाइम ये आर्टिकल आया 23% अपना एडल्ट पॉपुलेशन, और फर्स्ट डोज 54% लोगों को जुलाई 31 तक ही इन लोगों ने दे दी थी, जो कि हमारे नेशनल एवरेज से कहीं गुना ज़्यादा था। अब केरला का ये हाल क्यों हुआ, उससे पहले हम देखिए गवर्नमेंट ने किस तरह के स्टेप्स लिए थे। 4 टियर बेस्ड सिस्टम लॉकडाउन्स, उन्होंने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन्स लगाए थे। जब फर्स्ट वेव उन्होंने मैनेज किया, हाई रिस्क रीजन्स को आइडेंटिफाई किया था, पॉजिटिविटी रेट्स, इन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो शुरू किया था। ट्रिपल लॉकडाउन सिस्टम लेके आए थे वार्ड्स में, जहाँ पे 10 केसेस से ज़्यादा थे पर 1000 पीपल, और कंटेनमेंट जोन्स बनाना शुरू कर दिए थे। सर्वेलेंस को बहुत ज़्यादा, जो इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे उनको टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इन्होंने अपना वैक्सीनेशन ड्राइव भी, अगर अगस्त 11, 2021 तक आप देखेंगे, डिसेंट्रलाइज कर दिया था। यानी डीएम लेवल पे ही कहा था कि आप देखिए किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हॉटस्पॉट, डिस्पाइट अ हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, पॉजिटिविटी रेट 44% केरला ही के लोग एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के पैराडॉक्स की बात की जा रही है। पैराडॉक्स पहले है कि एक तो यहाँ पे मैनेजमेंट तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने किया, लेकिन यहाँ पे कुछ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स किसको बोलेंगे हम, यानी कुछ इवेंट्स हुए जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, ना मास्क का ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ये भी ट्रिगर किया कि किस वजह से इतने केसेस यहाँ पे इंक्रीज हुए। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है कि लोगों में एंटीबॉडीज, जो हमने 2 बार यहाँ पे डिस्कस किया, इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज नहीं यहाँ पे डेवलप हुई लोगों में। ऑल तो अब इस पे ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों सिर्फ 44.6% जो लोग हैं वही डेवलप कर पाए एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ। इसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है कि वायरस का वेरिएंट चेंज हो गया हो, या उसका टाइप चेंज हो गया हो, वो ज़्यादा एंटीबॉडीज उसके काम नहीं आ रही हो, राइट। और तीसरा यही रीज़न दिया जा रहा है कि बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकता है, या उनकी डाइवर्सिटी हो सकती है कि केरला में मिली हो, कि हाई डाइवर्सिटी के वेरिएंट्स वहाँ पे और लीनिएजेस हों जो कि बाकी स्टेट्स में नहीं थे। क्योंकि केरला में बाहर से भी बहुत लोग आ रहे थे, बहुत पॉपुलेशन जब लॉकडाउन्स लगने शुरू हुए बाहर की कंट्रीज से आई, और बहुत दूसरे किस्म के जो वेरिएंट्स इंडिया में नहीं थे वो उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए। तो इस तरह के डिफरेंट जो पैराडॉक्सेस हैं आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बोले जाते हैं, बहुत सारी थियोरीज जो हैं केरला की इस यूनिक सिचुएशन को देख के आती है कि भाई पहले तो हम बोल रहे हैं रॉबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही हो सकता है कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत है, कि सारे केसेस आपने कैच कर लिए, पैंडेमिक को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया फर्स्ट वेव में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इससे इन्फेक्ट नहीं हुए और उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। फिर एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि, और एक ह्यूज बर्डन उन पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी है, यानी बहुत से लोग कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं। फिर लॉकडाउन स्ट्रैटेजी उन्होंने एक अलग तरीके से फॉलो की। केरला एक अर्बन स्टेट भी है, एक शहर है, जिससे यूनिफॉर्म स्प्रेड आपको केसेस का थ्रू आउट द स्टेट नज़र आएगा, और रिपोर्ट जो हो रहे हैं केसेस वो भी ज़्यादा हैं और री इन्फेक्शन के केसेस भी हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजमेंट की आती है कि शायद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उतने अच्छे से नहीं हो पा रही, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी किस पे है, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, और वो कहीं बार आपके फॉल्स नेगेटिव्स दे देते हैं। फॉल्स नेगेटिव देने से भी प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो केरला की इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ में यह है कि अगर फिर से इस तरह की प्रॉब्लम, खैर अब तो
ये चीज़ अक्टूबर के बाद देख ली, फिर से मैनेज हो गई। लेकिन यही बात है कि अब केरला को अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे थे उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बीच में आपने देखा जैसे यूएस ने बोल दिया था कि लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर से केसेस इंक्रीज होने लगे, दे हैव टू रिवर्स देयर डिसीजन। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर वैक्सीनेशंस हो भी रही हैं फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करवानी चाहिए और मास्क जो हैं उनको मैंडेटरी रखना चाहिए। एंड केरला शुड रिविजिट कि उन्होंने शुरू में किस तरीके से कंट्रोल किया और उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द केरला मॉडल कि वहाँ पे क्या क्या फैक्ट्स की ही यूजुअली इस पूरे आर्टिकल में आप देखेंगे तो एनालिसिस से ज़्यादा फैक्ट्स की बात हुई है कि किस तरीके से केरला ने पहले मैनेज किया, फिर मैनेज नहीं हो पाया और आगे उसको क्या करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये आर्टिकल परस्यूट ऑफ अ क्योर। अब इस आर्टिकल में इन्होंने क्या बात की है, कोविड-19 की बात की है कि एक बार तो किस तरह से मैनेज हुआ, लेकिन हम आगे बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि फिर से कोई वेव नहीं आएगी। लेकिन अब हमको रेडी भी रहना होगा नेक्स्ट कोविड वेव्स के लिए। अब यहाँ पे किस तरह की स्ट्रैटेजीज हमारे पास हैं, किस तरह के इलाज हमारे पास हैं, क्योर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। अब यूएस बेस्ड रिसर्च सेंटर है हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जिसने ये प्रोजेक्ट किया है कि 2022 के एंड तक भी जो लोग हैं उनमें ये ट्रांसमिशन यानी कोविड जो है वो उनको होता रहेगा, इन्फेक्शंस होती रहेंगी और डेथ्स भी होती रहेंगी, राइट। अब WHO देख रहा है कि इस वायरस की रिसर्च पे अब हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिसर्च एक बहुत मेन मुद्दा रहता है फार्मास्यूटिकल्स में। जब तक हम किसी कंपनी को कोई इंसेंटिव नहीं देंगे कि भाई आप रिसर्च करो, क्योंकि किसी भी रिसर्च में मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता है, और अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, तो वो चाहती है कि उसको पेटेंट मिल जाए। लेकिन अब पेटेंट किसी एक को मिल जाएगा तो बाकी कंपनीज को नुकसान होगा। तो कोई भी इसमें उस तरीके की रोबस्ट रिसर्च करके राजी नहीं है। तभी यहाँ पे पेटेंट वेवर्स की भी बात की गई थी कि पेटेंट एटलीस्ट कोविड के लिए, कोविड की दवाइयों के लिए ये पेटेंट वाला सिस्टम जो है वो हटा देना चाहिए और कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स बड़ी बड़ी कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल्स को देना चाहिए ताकि और ज़्यादा रिसर्च इसमें हो। अब जो ट्रीटमेंट है, किस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ट्रीटमेंट देना शुरू किया। ये बायोलॉजिक्स हैं। अब इनको बनाना इजी है लेकिन एक्सपेंसिव है। ये नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज हैं ह्यूमंस में, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में। अब बेंगलुरु बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल है बायोकॉन, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग जो है जैसे इटोलिजुमैब उसको बेचती है, लेकिन इसका प्राइस कितना है, 60,000। अब 60,000 आप बताइए कोई नॉर्मल लोग जो हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, वो इसको अफोर्ड हर बार नहीं कर सकते, हर किसी के लिए नहीं कर सकते। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स में भी अगर आप स्ट्रैटेजीज में भी देखेंगे तो आपको इतने महंगे ड्रग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में नहीं नजर आएंगे, राइट। तो हमको रिसर्च को, यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बात बार बार बूस्ट किया गया, रिसर्च को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे कॉकटेल ऑफ स्ट्रैटेजीज बताया कि अभी तक हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आगे ट्रायल्स भी बताया कि कितने ट्रायल्स के बाद किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपके यूज़ किए जा रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी CRS इनडायरेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, एंटीवायरल थेरेपीज़ चल रही हैं, ड्रग्स चल रहे हैं, इम्यून स्टिमुलेटर्स, पल्मोनरी फंक्शन के लिए एंटीवायरल। तो अलग अलग ऑलरेडी, या तो देखिए हम अभी इस टाइम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, या तो हम वैक्सीनेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं, या हम ऐसे ड्रग्स पे डिपेंड कर रहे हैं जो कभी किसी, जिनकी एफिशिएंसी प्रूव हुई है पहले लेकिन किसी और बीमारी के लिए, कोरोना के लिए, उसकी कोविड के लिए एफिशिएंसी प्रूव होने में, ह्यूमन ट्रायल्स होने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों पे अभी तक ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ऑल तो बीच में आप देखेंगे मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए थे जहाँ पे कुछ नोवेल ड्रग्स, कॉकटेल्स इन्होंने तैयार की हैं, बट जिस तरह की रिसर्च हो सकती है उतनी रिसर्च इसमें अभी नहीं हो रही। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी है तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेंसिव। एंटीवायरल्स अगर आप देखेंगे आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो पहले हम किसी और के लिए यूज़ कर रहे थे, जैसे टैमी फ्लू है, राइट, रेमडेसिविर है, और ऊपर से
सवाल ये आता है कि कुछ दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर के सामने ही लेनी है, हॉस्पिटल में ही लेनी है, कुछ दवाइयाँ सिर्फ सीरियस केसेस में देनी है, कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस में देनी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। तो ये आर्टिकल जो है वो किस बारे में बात करता है? नीड फॉर इनोवेशन के लिए, कि हमको इनोवेशन की ज़रूरत है, नहीं नए रिसर्च की ज़रूरत है। जितने भी हमारे पास आज लिस्ट है थेरेप्यूटिक्स की, उनमें से एक चीज़ तो क्लियर है, जितने भी ड्रग्स हैं सारी कैटेगरीज में, आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को भूल जाइए। तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ किसी और चीज़ के लिए उनको बनाया गया था, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं? रीपर्पस कर रहे हैं, रीपर्पस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर नई रिसर्च होगी, पर्टिकुलर दवाइयाँ इसलिए बनाई जाएंगी कि वो कोविड को ट्रीट करने के लिए हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए हैं, या फिर जो पेशेंट्स नॉर्मली इल हैं, क्रिटिकली इल हैं, डिपेंड करता है कि उस पे उसका ज़्यादा फायदा होगा, राइट। जैसे रेमडेसिविर आप देख सकते हैं किसके लिए पहले यूज़ होता था, अब किसके लिए हो रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास मेडिसिन हैं जिनको अप्रूव किया है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये वायरस के खिलाफ नहीं लड़ते। एटलीस्ट अगर कोई साइटोकाइन सिंड्रोम आपको आता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, उस केस में ये पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए इस आर्टिकल का डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं कि इन शॉर्ट आप कह लीजिए इनोवेशन की ज़रूरत है। ओके, अब नेक्स्ट वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस में मैगजीन में आप देखेंगे आर्टिकल्स दिए हैं, और यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी के बारे में बात की है कि पानी की कमी हो रही है पूरी दुनिया में। और पानी की कमी से सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी जाती है, उसका इफेक्ट क्या दिखा जाता है? माइग्रेशंस पे, कि बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, राइट। पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। अक्रॉस द वर्ल्ड ये फेनोमेना जो है वो देखा जाता है। आप कई हज़ारों सालों पहले से देखिए, सिविलाइजेशंस भी आपकी वहाँ पे शुरू हुई हैं जहाँ पे पानी होता था। लेकिन अब ये जो पैटर्न है विद टाइम डिफरेंट हो रहा है। अब पानी की कमी से क्या है, एक डिसप्रोपोर्शनेट असर पड़ रहा है गरीबों पे और लो स्किल्ड वर्कर्स पे। यहाँ पे मैप में आप वो एरियाज देख सकते हैं, कुछ 33 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैं साउथ और सेंट्रल एशिया में, जिनको पूरा रिस्क है कि हाई वाटर स्ट्रेस हो सकता है बाय 2040। इंडिया में भी हमारी वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं। अगर आप कुछ साल पहले की बात याद करेंगे, साउथ अफ्रीका का क्या हाल हुआ था वो भी आपको याद होगा, सब वाटर स्ट्रेस की वजह से है। अब वाटर स्ट्रेस की वजह से माइग्रेशन होती है, ये मैंने आपको बताया। वेरियस रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 2021 का, जो ये बताता है कि लार्जेस्ट डेटा इंटरनल माइग्रेशन का 1960 टू 2015 का, और उसमें यही पता चलता है कि इसमें पानी की कमी से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है माइग्रेशन पे पड़ा। लोग मूव करते हैं, और जहाँ पे सूखा पड़ेगा वहाँ पे 5 गुना ज़्यादा माइग्रेशन होगी, क्योंकि लोग वहाँ से मूव आउट करेंगे। अब कितना एक्सटेंट माइग्रेशन का वाटर स्कैरसिटी पे पड़ता है, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी? तो यहाँ पे देखेंगे कि 10% राइज इंटरनल माइग्रेशन में 1970 से 2000 के बीच में हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी है, जो सूखा पड़ रहा है, उससे ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए। 700 मिलियन लोग इफेक्ट हुए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद सवाल उठता है कि ये जो वाटर माइग्रेंट्स हैं अगर माइग्रेट करते हैं फिर आखिर जाते कहाँ हैं? यूजुअली लोग अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं। अर्बन एरियाज़ में क्यों शिफ्ट होते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है, जैसे अगर गांव में पहले ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया, वहाँ पे बावलियों से लोग पानी लाते थे या रिवर्स के रिसोर्सेस यूज़ करते थे, वो कम हो गए, पानी सूख गया, लोग मूव करने शुरू हुए। लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं, शहरों की तरफ, क्योंकि वो ऐसा सोचा जाता है कि एटलीस्ट वहाँ पे कोई ना कोई रिसोर्स जो है वो मिलेगा, हेल्प जो है, सर्विसेज जो हैं वो बाकी जगह से ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगी। और इस चक्कर में लोग स्लम्स में आके बस जाते हैं, जहाँ पे ना ही पाइप्ड वाटर होता है और ना ही सेफ सैनिटेशन होती है, राइट। बट माइग्रेशन का यही है कि लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। अब इम्पैक्ट डिस्ट्रेस माइग्रेशन पे इसका क्या पड़ता है? जो लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह छोड़ के जाते हैं जहाँ पे कम रेनफॉल है, फ्रीक्वेंटली सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे लोगों के एजुकेशनल लेवल्स देखे गए, स्किल्स देखी गई, वो कम है। अगर बाकी माइग्रेंट वर्कर्स से आप उनको कंपेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि उनके एजुकेशनल लेवल भी कम है, उनके स्किल्स भी कम है। सेम टाइम पे आप सिटीज़ की अगर बात करें, वहाँ पे जो माइग्रेंट लोग आ रहे हैं, इन्फ्लक्स हो रहा है, वहाँ पे डे ज़ीरो इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स रिस्क रनिंग आउट ऑफ वाटर और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तभी कहा जा रहा है कि जो डिमांड है पानी की बाय 2050 80% ज़्यादा हो जाएगी, जितनी आज है उससे कई गुना ज़्यादा। सो
हो, यही माना जा रहा है बाय 2040-50 वाटर स्ट्रेस्ड बहुत सारी कंट्रीज हो जाएंगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट वाटर। इसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था यूकेलिप्टस के बारे में। ठीक है, अब एक हमने पीछे रिपोर्ट डिस्कस की थी जो गवर्नमेंट ने रिलीज की थी फॉरेस्ट कवर पे, कि हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब फॉरेस्ट कवर पे हमने बोला कि हमारे पास आज इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, वैसे ये आर्टिकल भी उड़ीसा के ऊपर है मेनली, इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा फॉरेस्ट का डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है। अगर हम कोई प्लांटेशन भी लगा रहे हैं, कॉमर्शियल प्लांटेशन भी लगा रहे हैं, और सैटेलाइट से जब हम इमेजेस उसकी इकट्ठी कर रहे हैं तो हम उसको फॉरेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं और फिर हम बोलते हैं हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है। बट फॉरेस्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म। आप किसी भी प्लांटेशन को फॉरेस्ट नहीं कह सकते। फॉरेस्ट में एक डिजायर्ड इकोसिस्टम होगा, एक इस तरह का इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्पीशीज चाहे एनिमल्स के हैं या प्लांट्स के वहाँ पाए जाते हैं। आप किसी एक तरह की स्पीशीज को एक जगह इकट्ठे कर ले और उसको फॉरेस्ट नहीं कह सकते, राइट। अब यहाँ पे उड़ीसा में क्या देखा गया कि बहुत लोगों को कहा जा रहा है कि आप यूकेलिप्टस ग्रो करो, कमर्शियल प्लांटेशन जो है करो, लोगों को अगर पैसे मिलेंगे तो लोग यूकेलिप्टस ग्रो करने लग जाएंगे। बट यूकेलिप्टस का जो पेड़ है इसके काफ़ी नुकसान है इसको ग्रो करने के। एक तो ये नॉन नेटिव है, ये यहाँ का है भी नहीं, इसको एलियन स्पीशीज़ में, इकोसिस्टम में एलियन स्पीशीज़ की तरह इंक्लूड किया जाता है, और ये इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट करता है। कैसे करता है? इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी दोनों पे असर डालता है, और लोगों का जो उस एरिया के आगे पीछे जो लोग रहते हैं उनके रिसोर्सेज को भी डिप्लीट करता है। अगर हम यूकेलिप्टस प्लांटेशन की बात करें, इसको पहली बार हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था 1790 में टीपू सुल्तान के द्वारा। ये रूरल थे किंगडम ऑफ मैसूर की। 2 सेंचुरीज बाद 1970s में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि स्पीशीज को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि यूकेलिप्टस को कमर्शियली क्यों ग्रो किया जाता है? क्योंकि इससे हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो फायरवुड मिलती है और दूसरा टिम्बर जनरेट होता है, इसलिए इसको ग्रो किया जाता है। और फिर एज अ रॉ मटेरियल यूकेलिप्टस फेमस भी हो गया पेपर और पल्प इंडस्ट्री दोनों में, क्योंकि एक तरफ आपको फ्यूल दे रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जैसे अगर आपको ईंट के भट्टे चलाने हैं तो आपको फ्यूल मिल रहा है, पॉटरीज चलानी है लाइम प्रोडक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए, तो लोग यूकेलिप्टस को ग्रो करने लग गए। लेकिन अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? अगर देखिए कंपनीज फार्मर्स को बोलेंगी कि आप लीजिए यूकेलिप्टस ग्रो कीजिए, हम आपसे खरीदेंगे, उनको पता चलेगा कि हमको तो पैसे मिलेंगे तो हमें बाकी क्रॉप्स पे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यूकेलिप्टस का बहुत इम्पैक्ट आपके इन्वायरमेंट पे, आपके लैंड पे पड़ता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, ग्राउंड से पानी को बहुत ज़्यादा खींच लेता है, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो खींच लेता है। अब इतना ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट यूकेलिप्टस यूज़ कर लेगा तो बाकी क्रॉप्स के लिए कुछ नहीं बचेगा और आपकी लैंड की क्वालिटी भी कम होगी। अगर हम 5 साल एक जगह यूकेलिप्टस ट्री को ग्रो कर रहे हैं, अगर 5 साल तक, या 5 ईयर ओल्ड यूकेलिप्टस है, वो अराउंड 785 लीटर जो पानी है पर केजी अपने बायोमास के हिसाब से एब्जॉर्ब कर जाएगा। और जैसे रागी, अगर आप ये फिंगर मिलेट जिसको कहते हैं, अगर आप वो भी वाटर कंज्यूम करती है, उससे 2 गुना ज़्यादा ये आपका वाटर जो है एब्जॉर्ब कर जाएगा। सेकेंडली यूकेलिप्टस का एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है। एलिलोपैथिक इफेक्ट हम किसको बोलते हैं? रूट्स और लीव्स इसमें काफ़ी टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स जो हैं, प्लांट हार्मोन्स इससे निकलते हैं, जिससे छोटे प्लांट्स इसके आगे पीछे ग्रो नहीं कर सकते। छोटे प्लांट्स यानी हर्ब्स, शर्ब्स, ग्रासेस इसके आगे पीछे ग्रो नहीं करती, और भी कोई क्रॉप जो है जहाँ पे यूकेलिप्टस प्लांटेशंस हों उस एरिया में ग्रो नहीं करते। और थर्ड, जो प्लांट्स हैं वल्नरेबल हैं, जो यूकेलिप्टस है क्योंकि एज अ टिम्बर ये यूज़ होता है। अगर किसी जंगल में आग लगती है तो जहाँ पे यूकेलिप्टस प्लांटेशन हो वहाँ पे आग बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि इसमें ऑयल है और रेजिन, ये दोनों चीज़ें सिक्रीट करता है, ऑयल भी और रेजिन भी सिक्रीट करता है और आग को बढ़ाता है। ये चीज़ अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी थी हमने यही देखा था, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा कोयला है, ये एनिमल्स है ना, ये यूकेलिप्टस पे ही फीड करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूकेलिप्टस की जो फॉरेस्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये पेड़ लगा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बुश फायर्स लगी थी, वन ऑफ द रीज़न वॉज कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूकेलिप्टस का प्रेजेंस देखा जाता है। दैट इज़ वाई एक इकोलॉजिकल टेररिस्ट इस प्लांट को कहा जाता है। तो अब उड़ीसा में अगर कमर्शियल पुश किया जा रहा है कि आप यूकेलिप्टस ग्रो कीजिए, तो ये लोगों को भी रिस्क में डालेगा, क्योंकि वहाँ पे आप अपना लैंड डिग्रेड कर देंगे, बाद में कोई और क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे, और बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो 2 इम्पैक्ट इसके पड़ रहे हैं, एक तो रीजन के इकोसिस्टम पे, कम्युनिटीज़ पे, चाहे वो स्मॉल या मार्जिनल कल्टिवेटर्स हों। जो प्लांटेशंस हैं इकोलॉजी को थ्रेट करेगा। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हुआ भी है।
यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2002 में डिक्लेयर किया था ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब जो कंपनीज प्रमोट कर रही हैं कि आप यूकेलिप्टस को ग्रो करो, वो फार्मर्स को उनके क्रॉप से, उनकी नॉर्मल इनकम से डिप्राइव करेंगी। कई बार ऐसे लोग फार्मर्स लेबर्स बन के रह जाते हैं और उनको बाद में उनकी इनकम भी नहीं दी जाती। सो मेन नुकसान यही है यूकेलिप्टस का, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पानी, न्यूट्रिएंट्स पूरा ये एब्जॉर्ब कर जाएगा, बाकी क्रॉप्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, और फार्मर्स एंड में शुरू में तो वो बाकी क्रॉप्स को नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन जब बिजनेसेस और कमर्शियल हब्स के पर्पस पूरे हो जाएंगे वो फार्मर्स को यूं ही छोड़ देंगे, और उनके फील्ड्स, क्योंकि लैंड डिग्रेड हो जाएगा एक समय के बाद, यूकेलिप्टस भी वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये सब इसके नुकसान हैं। लेकिन कमर्शियल जो बिजनेस वाले हैं वो कहते हैं कि हम वेस्ट लैंड पे यूकेलिप्टस को ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, उनका वेस्ट लैंड का ना डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है। हर लैंड को, खाली पड़े हुए लैंड को आप वेस्ट लैंड नहीं कह सकते। वेस्ट लैंड का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, हर लैंड आपका वेस्ट लैंड नहीं है। एक सर्वे भी यूकेलिप्टस फार्मर्स का हुआ इन रायगढ़, गोरखपुर एंड नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स, लोकल्स ने किया। नॉन प्रॉफिट इसमें दिखाते हैं 90% जो प्लांटेशंस हैं नाउ दे ओनली ग्रो दिस स्पीशीज विद नो अदर सीजनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मर्स ने अपनी बाकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो छोड़ ही दी हैं। इससे खाने की अवेलेबिलिटी को भी थ्रेटन हो रही है, यानी फूड अवेलेबिलिटी भी। और ये जो रीजन्स हैं, यहाँ के क्रॉप्स जो हैं, जो फार्मर्स हैं, और क्रॉप्स ग्रो करना भी उन्होंने छोड़ दिया, लोकल फार्मर्स ने। और ये सब वो क्या कर रहे हैं, ईजी मनी के लिए, कि डिग्रेडेड लैंड से हमको ईजी मनी मिलेगा। लेकिन एंड में अनपेड लेबर के केसेस हमको देखने को मिलते हैं कि उनको लेबर भी टाइमली नहीं दी जाती। तो वे फॉरवर्ड इसमें यही है कि जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर ध्यान दें कि इस तरह का कोई नया स्पीशीज़ उड़ीसा में इंट्रोड्यूस ना हो। अगर इंट्रोड्यूस हो भी रहा हो तो एक बैलेंस जो है वो बना रहे। हमको ऐसी जगहों पे अगर कोई वेस्ट लैंड भी है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है रादर देन द कमर्शियल एग्रीकल्चर। इससे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस आपके इम्प्रूव होंगे और नेचुरल रिजर्व्स हम क्रिएट कर पाएंगे। हम एजुकेशनल टूर्स लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पे शुरू की जा सकती हैं रादर देन कमर्शियल इस तरह का कोई एलियन स्पीशीज ग्रो करने से अच्छा है। अगर इन केस किसी को कमर्शियल जाना भी है, अपनी इनकम बूस्ट करनी ही है, तो अपने क्रॉप्स के साथ बैम्बू कैन बी अ गुड ऑप्शन, है ना। क्योंकि बैम्बू एक तो काफ़ी अडेप्टिव है हर एक सॉइल को लेकर, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल पेपर पल्प के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो दैट कुड बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन यूकेलिप्टस। ओके, सो यही कुछ बचे हुए आर्टिकल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे इसके, आज हमने पार्ट 2 में ये डिस्कस किए। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।